तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जिसमें हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, थर्मोडायनामिक्स, स्टेट, सिस्टम, बाउंड्री, यूनिवर्स, देन टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड। उसके बाद देन वी हैव कवर्ड होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम्स, then thermodynamic property, and then intensive or extensive properties. So the next topic is thermodynamics equilibrium. तो basically equilibrium का मतलब क्या होता है? When forces are having the same value, when all the parameters are having same value. और thermodynamics का मतलब क्या हुआ? A state of thermodynamics equilibrium is said to exist in a system if no change in any macroscopic properties is registered and the system is assumed to be isolated from its surrounding. क्या मतलब हुआ कि मान लो एक सिस्टम है और उसमें कोई उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड देन एंथैल्पी, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज नहीं होता तो हम, और सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है सराउंडिंग से, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट सिस्टम इज अंडर थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम is said to exist in a system if no change in any macroscopic properties is registered and the system is assumed to be isolated from its surrounding. अब सिस्टम को थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के लिए 3 इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, और वो तीनों इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं? मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। So an isolated system always reaches to a state of thermodynamics equilibrium in some time, in some course of time or in some time, and can never undergo any change at its own. Okay. तो तीनों इक्विलिब्रियम है वो कौन कौन से हैं? मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, in the absence of any unbalanced force within the system and also between the system and surrounding, the system is said to be in a state of mechanical equilibrium. क्या मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम में अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, जो फोर्स है वो क्या है? जो सारी फोर्सेस हैं वो इक्वल फोर्सेस हैं, वो बैलेंस्ड हैं, चाहे वो विद इन द सिस्टम हो, सिस्टम के अंदर हो, चाहे वो सिस्टम हो सराउंडिंग के बीच में हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। It means system or surrounding, they will not go, या there will be no change of state। और जैसे ही फोर्सेस के बीच में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगी, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, तभी क्या होगा? सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। So this will be continued till a new mechanical equilibrium is attained. ये प्रोसेस कब तक रहेगा? जब तक एक नया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इट मीन? अगर there is no chemical reaction or transfer of matter within the system or between the system, ठीक है, अगर विद इन सिस्टम और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, या कोई केमिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा, या मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देन थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे आपको मालूम है, मैकेनिकल में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है कि जो थ्रू आउट द सिस्टम, लगा दियो ला रुका 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 ने तरीके, तो बिटवीन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम, और कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज द कंडीशन और स्टेट इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए
अगर आप कोई हॉट फ्लूइड है उसका थ्रू आउट टेम्परेचर क्या है, वो सेम है। अब अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और साथ साथ मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज अंडर द थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। When a system changes its state from one state to another, then the path of successive state through which system passes is known as the thermodynamics process. Basically मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये इनिशियल स्टेट के ऊपर है, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल स्टेट क्या है 1, ओके। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपनी स्टेट को चेंज किया और ये यहाँ पे आ गया। दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, राइट, दिस इज स्टेट सी, दिस इज स्टेट डी, दिस इज स्टेट ई, दिस इज स्टेट एफ जी एच। आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर प्रेशर कुछ और था, यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो सक्सेशन चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द पाथ। स्टेट क्या होती है, जब हमारे पास प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर P1 V1, यहाँ पर PA VB, यहाँ पर PB VB PC VC, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, स्टेट, जहाँ पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो रही है। और सक्सेशन चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द पाथ। और जब ये पाथ वेल डिफाइंड हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। When a system changes state from one equilibrium state 1 to another equilibrium state, the path of successive state through which system path is known as thermodynamic process. तो ये 1 से लेकर 2 के बीच में ये क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, बट 1 और 2 क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ। और जब ये पाथ वेल डिफाइंड होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोसेस। जैसे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एंट्रोपी, तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और जब इसका पाथ इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है, स्टेट है, वो क्या है, सेम है, तब क्या बोलेंगे, इसको साइकिल। अगर किसी प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, जैसे देख रहे हैं 1 2 1, तो 1 इसका इनिशियल पॉइंट है और 1 इसका फाइनल पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं साइकिल। ओके जी। सो नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो a process which can be reversed in direction and the system retraces the same path and the same equilibrium states is known as the reversible process. For example, कि हमारा शुरू में यहाँ पर सिस्टम था, सिस्टम की वैल्यू चेंज हुई, कुछ प्रॉपर्टीज, और वो इसका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आ गया, एक और इक्विलिब्रियम, एक और, तो ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम फॉलो करते हुए पॉइंट 2 के ऊपर आ गया। और जैसे हम क्या करते हैं, वापस इसको लेके आ रहे हैं, तो ये अगर इसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस 1 पे आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और याद रखना, किसी भी प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए सब क्वासी स्टैटिक होना जरूरी है। क्वासी स्टैटिक का मतलब इनफाइनाइट स्लो। तो अगर प्रोसेस इनफाइनाइट स्लो है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और किसी भी प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या, एक तो उस प्रोसेस में जो फ्रिक्शन है वो इन्वॉल्व ना हो, फ्रिक्शन लेस प्रोसेस हो। द प्रोसेस शुड प्रोसीड एट इनफाइनाइट स्लो स्पीड, क्वासी-स्टैटिक, कैसा होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। और तीसरा, द हीट एक्सचेंज शुड बी ओनली थ्रू इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इनफाइनाइट लो होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, जब ये पूरी होंगी तभी हम क्या बोलेंगे इसको, द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है, ए प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल
If a system pass through a sequence of non-equilibrium state, अगर मान लो 2 से हम क्या बोले सुल्तान? सो इस पाथ को हम लोग मान लो 1 से लेकर और 2 पर हमारा पाथ चेंज हुआ, बट इसके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं, डायरेक्ट 1 से लेकर 2 पे आ गया। और जब हम वापस इसको 2 से 1 पर लेके जाएंगे तो ये रादर देन 2 से लेकर 1 पे जाइए 2 से लेकर 1 डैश पे पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स पाथ बिल्कुल सेम वो पाथ नहीं है जिससे ये 1 से लेकर 2 पे आया था। सो इट्स अ डिफरेंट पाथ। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बिकॉज सो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी बैक टू द सेम ओरिजिनल स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टेट क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो इसका रीजन क्या होता है? जो वो 3 कंडीशन पहले लिखी थी वो तीनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस बन जाएगा वो बन जाएगा इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल के लिए फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, प्रोसेस फास्ट है, और तीसरा जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है स्टेट्स के बीच में वो भी क्या है? वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे है। सो नेक्स्ट क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई प्रोसेस उसको हम स्टेप्स में प्रोसीड करें, यानी 1 से लेकर ए बी स्मॉल स्टेप्स में अगर हम उसको लेकर जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। यानी पहले 1 से ए पे आया, उसके बीच में क्या बन गया? थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आया, फिर उसके बीच में थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम बन गया। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वासीस्टैटिक। क्वासी का मतलब होता है स्मॉल स्टेप्स, स्टैटिक का मतलब स्मॉल, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेप्स। तो स्मॉल स्टेप्स में अगर हम कोई प्रोसेस को लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्वासीस्टैटिक। और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये गैस है, गैस के ऊपर ये पिस्टन है, उसके ऊपर हमने ये वेट लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं स्मॉल वेट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम फर्स्ट वेट को हटाएंगे तो ये पिस्टन अपनी जगह से मूव करेगा, और ये मूव करके ये पिस्टन यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ओके। और ये इसकी क्या बन जाएगी? फाइनल पोजीशन बन जाएगी। अब पिस्टन मूव होके कहां पे आ गया? यहाँ पर आ गया। तो गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो गया और प्रेशर भी चेंज हो गया, बट यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम बन गया। तो पहले हमारा पॉइंट कहाँ पे था? देखो, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। अब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब ये कहां पर आ गया? इस पोजीशन के ऊपर आ गया, ओके। तो दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट ए। सिमिलरली उसके बाद आपने क्या किया? एक सेकंड वेट रिमूव किया। जैसे आपने सेकंड वेट रिमूव किया वैसे क्या होगा? पिस्टन इस पोजीशन से मूव होके यहां पर आ गया। तो एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है? ये वाली। दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो अब जो हमारा पॉइंट है वो ए से लेकर कहां पे आ गया? वो बी पे आ गया। सिमिलरली जैसे आप वेट को हटाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स हमें मिलती रहेंगी, ओके। तो आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप 1 से लेकर इक्विलिब्रियम स्टेट्स को फॉलो करते हुए 2 पॉइंट पे आ गए। इसको क्या बोलते हैं? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। और अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में, मान लो क्या हुआ? आपने सारे वेट्स हटाए, और जैसे ही आपने सारे वेट्स हटाए जो हमारा पिस्टन है वो हमारा मूव होके इस पोजीशन पे आ गया, यानी कि पोजीशन नंबर 2। तो जैसे आप इसके ऊपर दोबारा वेट रखेंगे ये इन बिटवीन स्टेट्स को फॉलो करते हुए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए सब क्वासीस्टैटिक होना मैंडेटरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रेशर हम सब जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सिस्टम अगेंस्ट यूनिट एरिया। मान लो वॉल है, वॉल के ऊपर आपने हथौड़ा मारा, हथौड़े की फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जितने एरिया पे हो रही है, उनकी जो रेशियो है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ए वो एरिया जितने जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे, फोर्स के यूनिट होते हैं यूनिट एरिया के मीटर स्क्वायर, तो 1 अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा प्रेशर है इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मली इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। That will be further equal to 0.1 mega Newton per meter square, because जो 1 मेगा न्यूटन दैट इज 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं और इस तरह के जो रिलेशंस हैं, इनकी जरूरत पड़ती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पास्कल भी यूनिट होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 101.325 किलो पास्कल और 1.01325 बार। अब नॉर्मली जो हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। बेसिकली होता क्या है, हमारे आसपास की एयर है, और हमारे आसपास जो एयर है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो जो प्रेशर हमें फील हो रहा है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर आप देखते हैं जब भी हम एयर में फ्लो करते हैं हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी का अंदर का जो प्रेशर वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों के बीच में एक बैलेंस है। तो जब तक वो प्रेशर बैलेंस है हमारी बॉडी के इनसाइड, और जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तब तक हमें कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। और वो जो नॉर्मल जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू प्रेशर की होती है वो 760 mm ऑफ मर्करी और 1.01325 बार। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली जब आप प्रेशर मेजर करते हैं तो हम गेज प्रेशर को गेज लेते हैं, प्रेशर गेज। फॉर एग्जांपल कोई कोई वाटर लाइन है, उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर प्रेशर गेज लगाते हैं और उसके ऊपर रीडिंग आती है। तो जो वो रीडिंग आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। पर जो आप देख रहे हैं जो गेज प्रेशर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके रेफरेंस वैल्यू ले रहा है। मान लो कि अगर कोई वाटर पाइप है उसके अंदर से 2 बार के ऊपर प्रेशर फॉलो कर रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, तो जो वो 2 बार प्रेशर है उसका मतलब ये हुआ कि वो 1 बार से 2 बार ज्यादा है। ठीक है, तो गेज प्रेशर का मतलब हो गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में उससे कितना ज्यादा प्रेशर है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी गेज प्रेशर की रीडिंग है वो पॉजिटिव होती है, बट सम टाइम वो नेगेटिव वैल्यू भी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। एक टाइम होती है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि जो उसका एक्चुअल प्रेशर है वो क्या होता है। मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक वाटर की पाइपलाइन है और उसके अंदर से जो फ्लो कर रहा है, जो एयर फ्लो कर रही है, तो उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 1 बार से 2 बार। ठीक है, जब 2 बार प्रेशर है उसका और उसके अंदर 2 बार प्रेशर हो गया और एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में 1 बार, तो 1 बार के रेफरेंस में 2 बार, एक्चुअल प्रेशर कितना हो गया, 1 बार प्लस 2 बार 3 बार। क्योंकि जो उसके अंदर से पाइप फ्लो कर रहा है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है, तो 1 बार प्लस 2 बार कितना हो गया, 3 बार। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, इस स्केल से आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ओके, और देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मान लो वैक्यूम है, नेगेटिव में है, तो वैक्यूम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम नेगेटिव बोलते हैं प्रेशर, बेसिकली वो नेगेटिव नहीं होता, वो होता तो पॉजिटिव है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में नेगेटिव होता है। अगर आप स्क्रीन देखो तो इस स्क्रीन के ऊपर ये हमारे पास जीरो प्रेशर है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो गेज प्रेशर की रीडिंग होती है वो इससे ऊपर होती है। मान लो 2 बार है गेज प्रेशर की रीडिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे, वो कितना है हमारा, ये वाला प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर,
तो अगर ये 2 बार था, 2 बार प्लस 1 बार इज इक्वल टू 3 बार। और वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, मान लो ये वैल्यू है माइनस 0.4 बार, तो 0.4 बार, तो वैक्यूम प्रेशर की रेटिंग 0.4 बार, इसका प्रेशर 1 बार, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा 0.6। बेसिकली ये पॉजिटिव है बट इट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आई होप, तो जब भी हम वैक्यूम कहते हैं इसका मतलब कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं है, वो नेगेटिव प्रेशर विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं, बट बेसिकली उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है बट पॉजिटिव होता है हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जानते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जिसके ऊपर मास का कोई असर नहीं है, मास के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करती वैल्यू। तो टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी ऑफ ए बॉडी। अब मान लो कोई बॉडी हीट है, तो कितनी हीट है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, टेम्परेचर से। कितना 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो उससे मालूम पड़ता है वो बॉडी कितनी हॉट है, इसलिए बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस। और नॉर्मली इसको यूज करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। वो एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर मर्करी जो है वो उसके अंदर फ्लक्चुएट करता है विद द टेम्परेचर वेरिएशन। आपने देखा होगा टेम्परेचर स्केल आते हैं बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप कहते हैं ना कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.5, तो स्केल का डिफरेंस है 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का जो होता है तो वो क्या है 98.6 या 98.6। अब ये स्केल डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। सो सेंटीग्रेड और सेल्सियस, नॉर्मली जो ये स्केल है इसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे बनाया गया है। उसमें हम क्या करते हैं, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री अज्यूम करते हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री अज्यूम करते हैं, और जो उसके बीच का जो स्पेस है, मान लो कि एक थर्मामीटर लेते हैं हम लोग, ये थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में एक थर्मामीटर है, ठीक है। उस थर्मामीटर पे हमारे पास ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और इसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू किस कब लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वो 0 डिग्री सेल्सियस कब होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप सब जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं कि जो भी, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें स्केल बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, मान लो उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर एक डिवीजन पे 1 डिग्री मिलेगा। इसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक डिवीजन पे मुझे क्या मिलेगा, 10 डिग्री। तो इस तरीके से हम स्केल बनाते हैं। आप देखते हैं थर्मामीटर के ऊपर स्केल बना होता है, तो वो इसी तरीके से क्या करते हैं कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर लेके हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यू हैव अंडरस्टैंड कि हम जितने भी इसके स्केल बनाएंगे, मान लो मैंने इसके 100 स्केल बनाए तो आप 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस स्केल को डिग्री सेल्सियस को यूज करते हैं। सेकंड है फारेनहाइट। इसमें हम क्या करते हैं, जो फारेनहाइट है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं 212, सेम है। तो यहाँ पर सर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर 32 है, यहाँ पर टेम्परेचर 212 है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके बीच में जितने भी हम उसको डिवाइड करेंगे, मान लो 32 से 212 तो कितना हो गया 180। अगर उसको मैं 180 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मुझे हर एक डिवीजन पे 1 डिग्री फारेनहाइट डिफरेंस मिलेगा। और अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मुझे हर एक पे 18 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्केल बनाते हैं। अब देखो फारेनहाइट और सेल्सियस, इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो सेंटीग्रेड है उसका जो 1 डिग्री है वो क्या है 100 और फारेनहाइट का क्या है 180, बट डिफरेंस क्या है दोनों में 32 डिग्री का। तो हमने क्या किया, फारेनहाइट में से 32 माइनस कर दिया, 212 में से 32 माइनस करेंगे 180, तो ये आगे हमारे पास स्केल आ गया। और इस स्केल की हेल्प से हम
सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आप कन्वर्ट करके बताओ जरा मुझे। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको मुझे फारेनहाइट में कन्वर्ट करने में क्या करूंगा, 37/100 ओके इनटू में 180 और प्लस 32। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू आएगी 98.6। तो इस तरीके से हम फारेनहाइट को इसमें जब वन मोर थिंग, अगर मान लो 0 डिग्री वैल्यू आती है तो फारेनहाइट में भी वैल्यू क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी, 32 डिग्री आएगी। देखो 0 करते ही वैल्यू खत्म होगी, 0 180 से मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो एफ की वैल्यू क्या होगी 32 डिग्री। और अगर 100 वैल्यू है तो क्या वैल्यू होगी 100/100 1 मल्टीप्लाई 180 प्लस 32 212। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम फारेनहाइट से कोई भी वैल्यू को सेल्सियस में और सेल्सियस में किसी वैल्यू को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम लोग केल्विन भी बोलते हैं। तो जो जीरो रीडिंग है सेल्सियस के फारेनहाइट की, वो आर्बिट्रली और हमने सिंप्लिसिटी के पर्पज से चूज करी है। बट समटाइम जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत लेस होती है, तो मान लो कि अगर हमें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से लेसर वैल्यू अगर कोई चेक करनी है तो वो हम इन स्केल्स के ऊपर चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक स्केल बनाया जिसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो स्केल, जिससे हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो को नॉर्मली हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस में सॉरी डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में बोलते हैं -460 डिग्री फारेनहाइट। और केल्विन स्केल में और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में इसको मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और सेम अगर रैंकाइन में लेंगे तो डिग्री रैंकाइन में क्या होगा डिग्री फारेनहाइट प्लस 460। ये स्केल है जिसकी हेल्प से आप इसको रैंकाइन में और केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो